हमारी मेमोरी वाकई एक कमाल की चीज़ है। यह हमें चीज़ों को याद रखने की काबिलियत देती है, अच्छी और बुरी दोनों भी। और उन चीज़ों और हालात की यूनिक डिटेल्स को हमारे दिमाग में प्रिजर्व रखकर हमारी मदद करती है ताकि हम अपने ख्यालात में दोबारा जाकर उन्हें समझ सकें। ये एक बहुत ही क्रूशल और ज़रूरी काबिलियत है जिसके बिना हमारे पास कौन, क्या और कब इसकी कोई ग्लिम्स ही नहीं होगी। मगर उन चीज़ों को याद रखने के बारे में क्या जो कभी हुई ही ना हो। आपने कभी न कभी इस चीज़ को महसूस किया ही होगा, मतलब वो फीलिंग जहाँ आपको लगता है कि आप सच में किसी जगह जा चुके हो। बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ जो हो रही है वो कर चुके हो, ठीक उन्हीं लोगों के साथ, उसी एग्जैक्ट सिचुएशन में। बिल्कुल वही अल्फाज, वही सारी आवाज़ें, वही लाइट कंडीशंस, वही वाइब, वही सारा सब कुछ। आप उस अजनबी सी मगर फेमिलियर टाइप की उस अजीब सी फीलिंग को, उस एहसास को समझने की इंटेंशन से अपने दिमाग में पकड़े रखने की काफ़ी ज़ोरदार कोशिश करते हो। उसके बारे में बस कुछ न कुछ ऐसा नोटिस करने के मकसद से जिससे ये एक्सप्लेनेशन मिल सके कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर आपकी वो सारी कोशिशें पल भर में नाकाम हो जाती है और वो फीलिंग चली जाती है, काफ़ी हद तक ठीक उस ख्वाब की तरह जो आप याद नहीं कर पाते। भले ही वो कितना ही विविड और यादगार था, वो फीलिंग भी ठीक उसी तरह से चली सी जाती है। आप अच्छे से जानते हो कि वो फीलिंग तो बस ठीक अभी आपके दिमाग में ही थी, लेकिन इससे पहले कि आप उस एहसास के साथ कुछ कर भी सको, वो फेमिलियरिटी बस कहीं एंड सी हो जाती है और जाहिर है ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। तो डेजा वू की दुनिया में आपका वेलकम है। जो टर्म है डेजा वू, उसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। और इस वर्ड की कैजुअल मीनिंग को लेने की बजाय, यानी कि किसी एक सिमिलर इवेंट का हकीकत में दोबारा रिपीट होना, हम में से अक्सर लोग इसे उस ओवरवेलमिंग फीलिंग को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी ऐसे मोमेंट का एक्सपीरियंस होता है जो पहले से हो चुका। पहले से आप अच्छे से जानते हो कि शायद ये कभी हुआ ही ना। ये एक कॉमन फेनोमेनन है जो दुनिया की लगभग 70% पॉपुलेशन किसी न किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस करती है। लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन है जिस हिसाब से ये वेग और अब्स्ट्रैक्ट है। मगर जितना कि ये कॉमन है उस पर से शायद आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हम इसके बारे में अब तक काफ़ी जान चुके होंगे। ठीक है, कुछ थीरीज ज़रूर है जिनके बीच कंसेंसस है, यानी कि इत्तेफाक राय, लाइक माइंडनेस। मगर जितना ये फेनोमेनन खुद डेफिनेटिव और यूनिकली डिस्टिंग्विश्ड है, इसके उतने डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशंस नहीं है और काफ़ी एलूसिव है। डेजा वू का जो एहसास है वो बहुत ही मिस्टीरियस और इवन पैरानॉर्मल इंटरप्रिटेशन से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लीटिंग यानी कि क्विक होता है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड भी। मगर यही सारी चीज़ें जो हमें इतनी इंट्रीगिंग लगती है, खुद यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स इस चीज़ को स्टडी करना मुश्किल बना देती है। डेजा वू क्या होता है, इस पर कई सारी थीरीज है, यहाँ तक कि कुछ 30 से ज़्यादा, जबकि ये सारी थीरीज पूरी तरह से डिस्टिंक्ट और स्पेसिफिक है। तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे मोस्ट ऑफ डेजा वू एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सब दरअसल इन सारे के सारे थीरीज के कॉम्बिनेशंस के टाइप में होते हैं, सब के सब एक ही साथ। डेजा वू जो है वो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि एक एम्ब्रेला टर्म हो जो इन सारे टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ये सारे एक्सपीरियंसेस शॉर्ट और मीडियम से लेकर लंबे भी हो सकते हैं और जो कि काफ़ी अलग हो सकते हैं, जिसे एनॉमलस फेमिलियरिटी कहा जाता है। जैसे कि कभी कभार आप किसी का चेहरा देखकर उसे बहुत अच्छे से जान जाते हो, मगर बस ये याद नहीं कर पाते कि इसे आपने एक्चुअली देखा कहाँ था। हालांकि डेजा वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उन्हें फेमिलियरिटी के एक स्पेक्ट्रम पर रखा जा सकता है, जिसके एक एंड पर डिल्यूजनल मिसआइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम को रख सकते हैं। कैप्ग्रास डिल्यूजन जैसे सिंड्रोम इस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर पेशेंट को लगता है कि उनके कोई रिश्तेदार बदल दिए गए हैं या उनकी आइडेंटिटी अल्टर की गई है और किसी मिलती हुई शक्ल के इम्पोस्टर को उनकी जगह रख दिया गया है। इसे ही अगर कुछ अलग वर्ड्स में बोला जाए तो वो लोग फेमिलियरिटी में अनफेमिलियरिटी देखते हैं या महसूस करने लगते हैं, यानी कि डेजा वू का एग्जैक्ट ऑपोजिट। उसी के साथ कैप्ग्रास डिल्यूजन एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जिसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मगर डेजा वू का एक्सप्लेनेशन, चलो इस बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट्स ने कई मरतबा डेजा वू के एक्सपीरियंसेस को लैब्स में रिक्रिएट करने की कोशिशें की, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों भी। 2006 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने अंडर हिप्नोसिस पेशेंट्स के लिए सबसे पहले एक सिंपल मेमोरी क्रिएट की, कुछ ऐसी जैसे कोई गेम खेलना या किसी वर्ड को देखना जो किसी खास कलर में प्रिंटेड हो, और फिर अलग अलग ग्रुप के पेशेंट्स को उस मेमोरी को भूल जाने और कुछ को उसे याद रखने की सलाह दी, विद द इंटेंट कि नेक्स्ट टाइम जब कभी वो उस गेम या उस स्पेसिफिक वर्ड को एनकाउंटर करे तो एक सेंस ऑफ डेजा वू क्रिएट हो सके। कुछ ने वर्चुअल रियलिटी का यूज करके डेजा वू को रिक्रिएट करने की कोशिश की। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने सिम्स वीडियो गेम्स में मूव करते वक्त डेजा वू एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए। डेजा वू एक्सपीरियंसेस को रिक्रिएट करने वाले इन एक्सपेरिमेंट्स में मिलने वाली कुछ हद तक की सक्सेस ने साइंटिस्ट्स को ये सजेस्ट करने पर लीड किया कि डेजा वू एक मेमोरी फेनोमेनन है और ये अब तक का जनरली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। काफी हद तक कुछ उस वर्ड की तरह जो आप कहते हैं कि वो ठीक अभी आपकी टंग टिप पर था। डेजा वू एक्सपीरियंसेस एक मेमोरी हो सकती है जो आपके दिमाग की टिप पर हो, ठीक वही, मगर उतनी ज़्यादा एक्सेसिबल भी नहीं। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन के इनकाउंटर में आते हैं जो किसी एक्चुअल मेमोरी से मिलती जुलती हो, मगर हम उस मेमोरी को पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पाते, हमारा दिमाग हमारे करंट एक्सपीरियंसेस और पुराने एक्सपीरियंसेस के बीच की सिमिलैरिटीज़ को पहचान जाता है। हम एक फेमिलियरिटी की फीलिंग के साथ रह जाते हैं जिसे हम कुछ उतने ठीक से एक्सप्रेस या प्लेस नहीं कर पाते, मगर लोग कहते हैं कि ये हमारे एक्सपीरियंसेस को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
दुनिया में कई कई सारी थीरीज हैं जो इस जनरल एक्सप्लेनेशन से काफ़ी परे हैं, जो ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हमारी मेमोरीज शायद इस तरह से फंक्शन ही ना करती हो। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे दिमाग में शॉर्ट सर्किटिंग होने जैसा है, जो कि होता है लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन ब्रेन में एंटर होती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बैंक में ठहरे बिना सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जबकि कुछ लोग ब्राइनल कोर्टेक्स को ब्लेम करते हैं। एक स्टडी में 21 पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन को MRI का यूज करके स्कैन किया गया और उन्होंने लैब में रिक्रिएट किए गए डेजा वो एक्सपीरियंस को महसूस किया। और इंटरेस्टिंगली मेमोरी के लिए यूज होने वाले ब्रेन एरियाज जैसे कि हिपोकैम्पस ट्रिगर ही नहीं हुए, जो कि आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बजाय उसके रिसर्चर्स ने देखा कि ब्रेन की एक्टिव एरियाज जो इन्वॉल्व थी वो दरअसल डिसीजन मेकिंग वाली एरियाज थी। उन्होंने रिजल्ट से ये इंटरप्रेट किया कि डेजा वो हमारे दिमाग का किसी कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में यानी किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में शामिल होने का रिजल्ट हो सकता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हमारा दिमाग में भी हमारी मेमोरीज के थ्रू चेकिंग या स्कैनिंग करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स ढूंढता है जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ हुआ है और जो हमारे साथ एक्चुअल में हो चुका है उसके बीच। जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव और अलर्ट होता है किसी एक रोजाना के फेमिलियर एनवायरनमेंट में और एक रूटीन में जो अक्सर रिपीट होता हो, फॉर एग्जांपल योर ऑफिस और जिम, उस वक्त में आप जो कुछ सामने देख रहे हो उसमें सेंस ऑफ फेमिलियरिटी का इस्तेमाल करना आसान होता है, एक गाइड की तरह आपकी मेमोरी में स्कैन बैक करने के लिए, तब तक जब तक आप उस मेमोरी के ओरिजिन को रिकॉल न कर लो। मगर जब आपका दिमाग थका हुआ, स्ट्रेस्ड या एंग्शियस होता है या इवन अनजान चीजों या लोगों से घिरा होता है, तो शायद जितना कुछ उसके सामने दिख रहा है उसे स्कैन करने में, उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को उतने अच्छे से परफॉर्म करने के लिए वो स्ट्रगल करता होगा। तो उस मेंटल स्ट्रगल की बजाय आपको बहुत ही इंटेंस फेमिलियरिटी वाली फीलिंग आने लग जाती है उन चीजों के जरिए जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में सबसे स्ट्रांगली इवोकेटिव हो, यानी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। ये कोई भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है किसी भी चीज़ में, जैसे कि किसी कप की बनावट या बुक्स का किसी टेबल पर या किसी शेल्फ में एक पेक्यूलियर स्टाइल में रखा जाना, कोई स्ट्रीट जो कुछ खास तौर से नजर आती हो जिसमें ट्रैफिक लाइट्स किसी सर्टेन पोजीशन में हो वगैरह। बिना ये फाइंड आउट किए कि ये फेमिलियर क्यों महसूस हो रही है, दिमाग हमेशा अक्सर आसान रास्ता निकाल लेता है और वो बस ये तय कर लेता है कि वो क्लियरली पहले यहाँ आ चुका है और ये सब कर चुका है और इस एक्सप्लेनेशन से इनफ खुश रहता है, तो वो इसके आगे कोई फर्दर रिसर्च करने की तकलीफ ही नहीं लेता क्योंकि आखिर वो थका हुआ था। स्प्लिट परसेप्शन थ्योरी सजेस्ट करती है कि डेजा वो है जब आप कोई चीज़ 2 मरतबा देखते हो और बस पहली मरतबा ठीक से अटेंशन नहीं दे रहे होते हो। अपेरेंटली आप जितने डिस्ट्रैक्टेड होते हो उतना ज़्यादा मुमकिन है कि आप डेजा वो एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हो और अपने सामने अवेलेबल पूरी इन्फॉर्मेशन को ठीक से परसीव नहीं कर रहे, तो मे बी आपका परसेप्शन एक की बजाय 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और एसेंशियली आपका दिमाग आपकी प्रीवियस परसेप्शन को रिकॉल करता है, इवन अगर आप खुद ना भी करो। और ये आपके हिपोकैम्पस को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, आपके दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी, प्रोसेसिंग और नेविगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका रिजल्ट वो अजीब सी फीलिंग होती है कि जो हो रहा है उसे आप पहले देख चुके हो, उस जगह पहले जा चुके हो या वो काम पहले कर चुके हो। दरअसल वो एक्सपीरियंस शायद सच में पहले हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना, भले ही सुनने में ये कितना ही अनलाइकली लगे। तो कभी कभार जब आपको डेजा वू होता है तो ये भी हो सकता है कि शायद वो डेजा वू बिल्कुल ही ना हो। फेमिलियरिटी वाली फीलिंग बस इसलिए आ रही होती है क्योंकि शायद आप पास्ट में सच में उस एहसास को महसूस कर चुके हो और आपको सिंपली याद नहीं आ रहा। ये उतना कन्विंसिंग नहीं है, मगर एक स्टडी में ये जरूर पता चला था कि डेजा वू अक्सर उन चीज़ों से रिलेटेड होता है जो आप देख चुके हो या कर चुके हो, भले ही आपको कुछ भी याद ना हो। जब बात डेजा वू की आती है तो स्पेशल अवेयरनेस भी मायने रखती है। जगहों की सिमिलर लेआउट इस फीलिंग की वजह से बन सकती है, भले ही वो दोनों जगहें सेम ना भी दिखती हो। इसीलिए जो सिम्स एक्सपेरिमेंट जिसकी हम और ये बात कर रहे थे वो काम कर गया। या फिर ये हो सकता है कि आपकी एक आंख डोमिनेंट हो, अक्सर लोगों की होती है, और अपेरेंटली ये भी डेजा वू की फीलिंग्स को क्रिएट करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर दोनों आंखों के फोकस करके सामने दिख रहे उस नज़ारे के इनपुट को आपके दिमाग में एज अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस रजिस्टर करने से पहले आपकी दोनों आंखों में से कोई एक स्ट्रांग वाली यानी कि डोमिनेंट आंख आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल भेज देती है, तो आपका दिमाग मैसेज भेजता है ये बताने के लिए कि आप ये पहले ही देख चुके हो और आप देख भी चुके होते हो, लेकिन सिर्फ नैनो सेकंड पहले। लेकिन अगर इसे फिर दोबारा इसे देखें तो ये डेजा वू के और वर्सेटाइल फॉर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जहां बात नज़ारे से कहीं ज़्यादा होने वाले एक्सपीरियंस की होती है। एक लिंक जो इस सब को पोटेंशियली एक साथ जोड़ती है वो है कॉन्शियसनेस। रिसेंट थ्योरीज में से एक थ्योरी ने कॉन्शियसनेस को कुछ इस तरह से समझाने पर एम किया कि दिमाग का किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और हमारा उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना कॉन्शियसनेस है। ये थ्योरी एक पेशेंट को लेकर बात करती है जिन्हें हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट है एक स्ट्रोक की वजह से। पेशेंट ने लगभग अपनी बॉडी की एक साइड की पूरी अवेयरनेस खो दी, मगर उसके बावजूद अपनी दूसरी अनअफेक्टेड साइड की मदद से वो दिखने वाली इमेजेस की डिटेल्स को प्रोसेस कर पाती थी, उन चीज़ों को एक्चुअल में देखने की अवेयरनेस के बगैर। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास दरअसल बहुत कुछ हो रहा होता होगा, सचमुच हमारे उस बारे में एक्चुअल में अवेयर हुए बिना, या शायद ये बस मैट्रिक्स की कोई ग्लिच हो। हाँ, ये सुनने में काफ़ी साइफाई सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस नोशन को एंटरटेन करें कि हम किसी सिमुलेटेड यूनिवर्स में हैं, तो यह आइडिया यानी कि डेजा वू मैट्रिक्स का कोई ग्लिच है, ये विजुअलाइज करना उतना मुश्किल नहीं होगा।
कुछ ऐसा हो सकता है कि ये अजीब तरह के खूबसूरत से इंस्टेंसेस दरअसल कोड एरर के प्रोडक्ट्स हो, ऐसे एरर्स जिनमें कंप्यूटर सिंपली कुछ प्लेयर्स के लिए टाइमलाइंस को मैसअप कर जाता है अपने आप को जल्दी से ठीक करने से पहले। स्ट्रेंजली इनफ, फेमिलियरिटी स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ होने के बावजूद इस थ्योरी का रियलिटी में एक रिमोट बायस है। पेशेंट्स जो कैप्ग्रास डिल्यूजन के किसी रेयर वेरिएंट से सफर कर रहे हो, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्हें महसूस होता है कि जैसे टाइम वॉर्प या सब्स्टिट्यूट किया गया हो। थियोरेटिकली देखा जाए तो इस तरह की वॉर्पिंग का रिजल्ट डेजा वू जरूर हो सकता है, मगर अब रियलिटी में वापस आते हैं। इतने सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस को पूरी तरह से डिनाई करना काफी मुश्किल है, मगर एक पक्के और डेफिनेटिव जवाब की कमी की वजह से यह फेनोमेनन अजीब सी और कई थीरीज के लिए अब भी दरवाजा खुला छोड़ देता है, और इन पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से उन्हें पूरी तरह से डिस्काउंट करना भी मुश्किल है, भले ही वो थीरीज कितनी ही आउटलैंडिश लगे। जहां तक नॉर्मल डेजा वू की बात करें तो कई लोगों ने प्रीकॉग्निटिव डेजा वू एक्सपीरियंसेस के बारे में भी क्लेम्स किए, जिनमें उन्हें ऐसी चीज़ों की नॉलेज महसूस हुई है जो उनके साथ अब तक कभी हुई ही ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे उसके कहने से पहले ही पता था कि वो क्या कहने वाला है, या मुझे अचानक से पता चल गया था कि वो क्या सोच रही है। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने ऐसे इंट्यूटिव हंचेस या प्रीमॉनिशंस और फोरबोर्डिंग्स रिपोर्ट की है जो बाद में एक्यूरेट वेरीफाई हुई है, और इनमें से अक्सर को समझाने के लिए मंडेन इफेक्ट से मिस इंटरप्रेट किया गया है जस्ट बिकॉज वो उन्हें समझा नहीं सके। तो जैसे कि कोइंसिडेंसेस या सिलेक्टिव मेमोरी कॉन्फैबुलेशंस या इवन फ्रॉड बताकर। मगर ये सवाल बना रहता है कि क्या अपैरेंट फोर नॉलेज के सारे किस्से इस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ये फ्यूचर में नजर डालने जैसा महसूस होता है, भले ही ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन साइकिक किस्म का ना भी लगता हो, मगर मेमोरी पर एक नया पर्सपेक्टिव बहुत तेजी से ट्रैक्शन पकड़ रहा है, और वो ये प्रपोज करता है कि मेमोरी का अडेप्टिव पर्पस हमें अपने पास्ट को कॉन्शियसली याद रखने की बजाय हमें अपने फ्यूचर को नेविगेट करने के लिए कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगर आप इस बारे में सोचो तो मेमोरी हमें अपने फ्यूचर को कई सारे अलग अलग तरीकों से नेविगेट करने में हेल्प करने का पोटेंशियल रखती है, हमारी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करने से लेकर हमारी क्रिएटिव होने की काबिलियत तक, या फिर इवन सिर्फ हमें ये पता होने देना कि हमें आगे क्या करना है या किन सिचुएशंस को लेकर कैसे रिएक्ट करना है। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है, तो हो सकता है कि मेमोरीज बस दरअसल आपके ब्रेन्स को फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रही होती है। अब चूंकि डेजा वू जो है वो मेमोरी से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड नजर आता है, तो ये बहुत लाइकली हो सकता है कि उसका सिमिलर पर्पस हो। अगर ये आपकी किसी अनरिकॉर्ड और दिमाग में दबी पुरानी मेमोरी से होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में होने वाला कोई एहसास उसी सेम पुरानी मेमोरी से आ रहा हो। मैंने पहले ही मेंशन किया था कि रिसर्चर्स डेजा वू के एहसास को लैब में रिक्रिएट करने की कोशिश और सक्सेस हासिल कर चुके हैं। सेंसेशंस को क्रिएट करने का दूसरा तरीका होता है फॉल्स मेमोरीज को दिमाग में इम्प्लांट करना, कुछ ऐसा जो बहुत सरप्राइजिंगली आसान हो। बस एक छोटे से सजेशन के थ्रू लोग एक स्पेसिफिक मेमोरी को याद रख लेते हैं, जैसे बचपन में किसी मॉल में खो जाना और फिर किसी काइंड पर्सन की हेल्प से ढूंढे जाना, पहले से आपका कोई अपना इस बात को कंफर्म करे कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। इस तरह का डेजा वो उस एहसास से सिमिलर होता है जिसमें आप किसी ख्वाब और किसी ऐसी चीज जो एक्चुअल में हुई हो उस बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कुछ साइंटिस्ट्स इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि डेजा वो यकीनन किसी फॉल्स मेमोरी से रिलेटेड है, इन द सेंस कि ये एक मेमोरी डिसएसोसिएशन काइंड ऑफ इफेक्ट है। ये रियलिटी को आपकी मेमोरी से डिसएसोसिएट करता है। आप किसी को बहुत ही ब्रीफली कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर एक्सपोज कर सकते हैं, या कोई जगह या कोई पेंटिंग वगैरह, और फिर उन्हें दोबारा जाकर उसे अपना वक्त लेकर स्लोली उस चीज की एक्चुअल मेमोरी क्रिएट करने का मौका दे सकते हैं। रिसर्चर्स को इस किस्म की इंडक्शंस में बहुत सक्सेस मिली। पार्टिसिपेंट्स को कुछ सर्टेन वर्ड्स, नाम या चेहरे दिखाना, बस स्प्लिट सेकंड के लिए, और फिर उन्हें वही चीज कुछ ही देर बाद लंबे वक्त के लिए दिखाकर डेजा वू के सेंसेशन को इंड्यूस करने की कोशिश करना। मगर ये तो काफी आर्टिफिशियल है और शायद उतने स्पॉन्टेनियस सेंसेशन से मैच ना कर सके जितना कि डेजा वू से होता है। यह भी अपैरेंट है कि सेंसेशन उस वक्त ज्यादा इंट्रीगिंग और दिलचस्प होता होगा जब वो आपकी खुद की लाइफ का कोई मोमेंट हो जिसे आपने खुद पहले विटनेस किया हो, वर्ड्स और पिक्चर्स को आर्टिफिशियली इम्प्लांट करने की बजाय। बॉटम लाइन ये है कि जो लैब में इंड्यूस किया जा रहा है वो डेजा वू असल में महसूस होता भी है या नहीं, इस बात का पता लगाना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके सब्जेक्टिव अकाउंट्स पर भरोसा कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि हर कोई शायद अलग अलग एक्सपीरियंस का एहसास महसूस करता होगा, और हर किसी का अपना अलग इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन होगा कि डेजा वू असल में कैसा महसूस होता है। क्वाइट लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पार्टिसिपेंट सिंपली रिसर्चर्स को वही बता रहे होंगे जो उन्हें लगता है कि रिसर्चर्स सुनना चाहते हैं। इसे डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। हम इन एक्सपेरिमेंट्स पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, और शायद फेमिलियरिटी की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को देखने का बाय प्रोडक्ट ही ना हो सकता है कि वो फीलिंग्स पूरी तरह से न्यू अपने बल पर हो और उसका कोई पास्ट एग्जिस्टेंस ही ना हो। तो इसीलिए शायद हमें उसी बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, या करना चाहिए भी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेजा वू को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना चाहिए। जो सेंस ऑफ मिस्ट्री डेजा वू के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई है, शायद इसीलिए ये इतना खूबसूरत और यूनिक एहसास है। मेमोरी प्रिंट करना एक ऐसी चीज़ है जो हम में से हर कोई अपने पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर वो क्लास में किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को मेमोराइज करना हो या अपने फिजिक्स टेस्ट के लिए फॉर्मूलाज को याद करना। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिन्हें हम काफ़ी इनकाउंटर कर चुके हैं,
मगर आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि ये मेमोरी प्रिंटिंग वक्त के साथ हमारे दिमाग से स्लिप होती चली जाती है अगर आप उन्हें कंटिन्यूअली ट्रेन और रिकॉल ना करो। एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये सब भी एक सेंस ऑफ डेजा वू को क्रिएट करता है जब कभी आप अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को कुछ सालों बाद रैंडमली दोबारा देखते हो। अपने पर्सनल डेजा वू एक्सपीरियंसेस और उसके बारे में आपकी अपनी थीरीज को कमेंट्स में ज़रूर डिस्क्राइब करना। कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ, चैनल पर दूसरे वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। पीस।